सुमित्रा नंदन पंत की कविता है परिवर्तन। आइए परिवर्तन कविता ध्यान से पढ़ते हैं। पंत की पहली कविता हमने पढ़ी। कविता का शीर्षक था नौका विहार। नौका विहार में प्रकृति से लेके रहस्यवाद, कल्पना, सूक्ष्मता और छायावाद की अन्य विशेषताएं, मानवीकरण आदि हमें देखने को मिली। परिवर्तन भी छायावादी कविता है। नौका विहार भी छायावादी कविता थी। छायावाद के आधार स्तंभ कवियों में से एक है सुमित्रा नंदन पंत। बिना प्रकृति की चीज़ों के, बिना मानवीकरण के, बिना कल्पना के कविता नहीं लिखते हैं। इनकी कविताओं के कई मोड हैं। जो पहला इनका कविता करने का काल है उसमें इन्होंने छायावादी कविता लिखी, फिर युगांत और युगवाणी के बाद इन्होंने प्रकृतिवादी कविता लिखी और इन्होंने बाद में रहस्यवादी और नई कविता की तरफ भी प्रवृत्त हुए। लोकायतन इनका प्रसिद्ध महाकाव्य है जिसके लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, लोकायतन के लिए। आज जो कविता पढ़ेंगे परिवर्तन, वो इनकी छायावादी कविता है। नौका विहार में हमने देखा तो किस तरह से लेखक ने साधारण सी कविता शुरू की थी नौका विहार से, लेकिन अंत तक आते आते वही कविता रहस्यवाद की तरफ मुड़ गई थी और जीवन के गंभीर दार्शनिक पक्ष, जीवन और मृत्यु का क्रम, चिर जन्म मरण के आर पार, शाश्वत जीवन नौका विहार। तो ये जो शाश्वत जीवन नौका विहार है और जन्म और मृत्यु का क्रम है और ये संसार चलता आ रहा है, इस दार्शनिक पक्ष की तरफ लेखक का ध्यान जाता है। लेखक हमारा ध्यान ले जाता है। शुरुआत हुई थी नौका विहार से और पहुंच गए रहस्यवाद में जन्म मृत्यु तक। परिवर्तन कविता भी यही है। परिवर्तन क्या है, परिवर्तन के क्या महत्व है, क्या परिवर्तन अच्छा होता है या बुरा होता है, या अच्छा और बुरा दोनों होता है, दुख क्या है, क्या दुख अच्छा होता है, क्या सुख और दुख दोनों का क्रम क्या है, इसी पर यह कविता लिखी गई है। प्रकृति में परिवर्तन के जितने भी रूप हैं, जीवन में परिवर्तन के जितने भी रूप हैं, सबको समेटने का प्रयास किया गया है। परिवर्तन अच्छा है, बुरा है, कभी अच्छा है कभी बुरा है, तो कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है, कहाँ अच्छा है कहाँ बुरा है, कहाँ अवश्यंभावी है परिवर्तन, जरूरी है, होना ही चाहिए। इन सब बातों का, इन सब मुद्दों का विवेचन कविता में है। दार्शनिक विवेचन भी है। परिवर्तन के दर्शन को बताया गया है, परिवर्तन के महत्व को बताया गया है। तो आइए शुरू करते हैं परिवर्तन कविता। आज कहाँ आज वह पूर्ण पुरातन, वह सुवर्ण का काल भूतियों का दिगंत छवि जाल, ज्योति चुंबित जगती का भाल। शुरुआत होती है देश के इतिहास से। कहाँ आज वह पूर्ण पुरातन, पुरातन यानी पुराना, पूर्ण यानी कंप्लीट, जिसमें कोई कमी नहीं हो। भारत को विश्व गुरु माना गया है, माना गया था, जहाँ सारे ज्ञान का भंडार था, जहाँ आर्थिक समृद्धि थी, जहाँ नॉलेज था। तो कहाँ है वो आज? अभी कविता जब लिखी गई 1930 के दशक में, तब भारत बहुत गरीब था, खाने के लिए अनाज नहीं था, गरीबी से लोग मर रहे थे, भारत गुलाम था, हमारे ऊपर अंग्रेज़ों का राज था, अंग्रेज़ों की हुकूमत थी, अंग्रेज़ हमारा शोषण कर रहे थे और भारत को कई बार हरा चुके थे, हरा के यहाँ पे अपना शासन स्थापित कर चुके थे। और हम जो एक टाइम पे विश्व गुरु थे, अंग्रेज़ों के गुलाम बन के शोषण से पीड़ित थे। यहाँ की जनता को, इंसानों को अंग्रेज़ इंसान नहीं समझते थे, कीड़े मकोड़े समझते थे, गोलियों से भून देते थे। ये मानते ही नहीं थे कि ये राज करने लायक हैं, असभ्य और गंवार समझते थे। तो उस टाइम पे कविता लिख रहा है लेखक परिवर्तन। कहाँ आज वह पूर्ण पुरातन, जब हम पूर्ण थे, वो प्राचीन समय अब कहाँ है आज? वह स्वर्ण काल, स्वर्ण यानी सोना, जब भारत को सोने की चिड़िया कहते थे, वो सोने का काल, वो समय कहाँ है अब? वो सोने की चिड़िया भारत कहाँ है आज? भूतियों का दिगंत छवि जाल, भूति यानी वैभव, ऐश्वर्य, संपदा, समृद्धि, भूति यानी समृद्धा, समृद्धि, वैभव, ऐश्वर्य। तो भूति, संपदा का दिगंत छवि जाल,
जो दिशाओं तक फैला था, जहाँ दिशाएं मिलती है, जहाँ दिशाओं का अंत होता है, उसको बोलते हैं दिगंत। तो दिशाओं तक फैला हुआ वो वैभव, वो संपदा, वो ऐश्वर्य, वो आर्थिक समृद्धि, वो सोने की चिड़िया भारत कहाँ है आज? ज्योति चुंबित जगती का भाल, जिसका मस्तक प्रकाशित था ज्योति से, प्रकाश से, जो जगती यानी दुनिया का, भाल यानी मस्तक था। ज्योति चुंबित जगती का भाल यानी विश्व गुरु भारत अब कहाँ है? उसका ज्ञान कहाँ है? ज्योति चुंबित, प्रकाश ने जिसको चूमा हो। प्रकाश का, किस चीज़ का प्रकाश है ये प्रकाश है ज्ञान का। तो ज्ञान के प्रकाश ने जिसके भाल यानी मस्तक को चूमा था, यानी जिसका ज्ञान सारी दुनिया में फैल रहा था, जिसके ज्ञान का प्रकाश सारी दुनिया में फैल रहा था, कहाँ है आज? राशि राशि विकसित वसुधा का वह यौवन विस्तार, ढेर के ढेर विकसित वसुधा यानी वसु यानी संसार, धा यानी धारण करने वाला, तो वसुधा यानी धरती, जमीन, भूमि। वसुधा का अर्थ हुआ धरती, जमीन, भूमि। जिस भूमि पर ढेर के ढेर राशियां लगी हुई थी, वैभव की, समृद्धि की, वह यौवन विस्तार, यानी जब भारत यौवन अवस्था को प्राप्त था, यौवन जैसी अवस्था यानी नया नया विकसित हुआ था, यौवन अवस्था को प्राप्त था, पूर्ण विकसित था। स्वर्ग की सुषमा जब साभार, सुषमा यानी सौंदर्य, शोभा, जब स्वर्ग जैसा सौंदर्य भारत में फैला हुआ था, कहाँ गया वो? जब स्वर्ग का सौंदर्य भारत में फैला था, भारत सोने की चिड़िया था, विश्व गुरु था, सारे ज्ञान का केंद्र था, कहाँ गया वो? स्वर्ग की सुषमा जब साभार, आभार सहित धरा पर करती थी अभिसार यानी मिलन। जब स्वर्ग की सुषमा, स्वर्ग का ऐश्वर्य धरती पर आ गया था, भारत में आ गया था, यानी स्वर्ग ही भारत में उतर आया था, कहाँ गया वो? प्रसूनों का शाश्वत श्रृंगार, जब फूलों से श्रृंगार होता था भारत का, फूल खिले थे, चमन खिले थे, बगीचे खिले थे भारत में, इनसे श्रृंगार हो रहा था भारत का। स्वर्ण भृंगों के गंध विहार, जब सोने के भंवरे मंडराते थे इन फूलों पर, कहाँ गया वो वक्त जब सोने जैसे भंवरे, तितलियां मंडराते थे यहाँ बगीचों में, यहाँ गार्डनों में, फूलों पर, कहाँ गया वो? विहार करते थे, गंध विहार यानी उसकी खुशबू पर मंडराते थे सोने के भंवरे। गूंज उठते थे बारंबार सृष्टि के प्रथम उद्गार, जब दुनिया के पहले मंत्र उद्गार यानी वेदों के मंत्र गूंज उठते थे, बार बार गूंज उठते थे। जब वेदों के मंत्र गूंज उठते थे तो वो कहाँ गए? वेदों के मंत्र गूंज उठते थे बारंबार यानी बार बार गूंज उठते थे क्या? वेदों के मंत्र। सृष्टि के प्रथम उद्गार, सबसे पुराने जो ग्रंथ है वो वेदों को माना गया है, ऋग्वेद को। तो जब सृष्टि के मंत्र गूंज उठते थे, वेदों के मंत्र गूंज उठते थे, वो वक्त कहाँ गया? नग्न सुंदरता थी सुकुमार, नग्न सुंदरता यानी प्राकृतिक सुंदरता, जिसमें कृत्रिमता न हो, जिसमें कृत्रिमता नहीं हो, जिसमें बनावट नहीं हो, जो वास्तविक हो, उसको बोलते हैं नग्न सुंदरता। हाँ, नग्न सुंदरता थी सुकुमार, बहुत कोमल सी प्राकृतिक सुंदरता थी। रिद्धि और सिद्धि अपार, ये तो सिद्धियां हैं, रिद्धि और सिद्धि ऐश्वर्य के प्रतीक हैं। गणेश जी की पत्नियों का नाम भी है रिद्धि और सिद्धि। तो जहाँ ये सिद्धियां, रिद्धि और सिद्धि अपार फैली हुई थी भारत में, वो कहाँ गया? अये विश्व का स्वर्ण स्वप्न संस्कृति का प्रथम प्रभात, जहाँ संस्कृति यानी संस्कृति ने पहली बार, जहाँ संस्कृति का पहली बार सवेरा हुआ था, जहाँ संस्कृति के पहले बार दर्शन हुए थे। विश्व का स्वर्ण स्वप्न, सपने जैसा था, सोने का स्वप्न, स्वर्ण यानी सोना, गोल्ड, सोने का सपना, बहुत प्यारा मीठा सपना, ऐसा भारत था। संस्कृति यानी संसार का प्रथम प्रभात, सूर्योदय का देश भारत इसको कह सकते हैं, जहाँ ज्ञान का सूर्योदय सबसे पहले हुआ था। कहाँ वह सत्य वेद विख्यात, जो वेदों में था, सत्य जो वेदों में प्रसिद्ध था, वो कहाँ है अब?
दुरित दुख दैन्य न थे जब ज्ञात, अपरिचित जरा मरण भूपात। जब दुरित दुख दैन्य न थे जब ज्ञात, दुख और दैन्य यानी गरीबी कोई जानता ही नहीं था, ज्ञात यानी जानना, दुख सब जानते हो, दैन्य यानी गरीबी, दुरित यानी छिपे हुए थे यानी अज्ञात थे। जब दुख को और गरीबी को कोई जानता ही नहीं था, ये दोनों चीजें ज्ञात थी। अपरिचित जरा मरण भूपात, जब जानते ही नहीं थे कि कोई बूढ़ा होके मरेगा, जरा मरण और दुख पाके, दुख प्राप्त करके मरेगा, इसको कोई जानता ही नहीं था। सब खुश थे, सब सुखी थे। ऐसा वक्त कहाँ गया वो, कहाँ गया वो। हाँ, हाय सब मिथ्या बात। लगता है अब तो कि ये सब बातें झूठी थी, अब तो लगता है कि ये सारी बातें झूठी थी। आज तो सौरभ का मधुमास शिशिर में भरता सोनी सांस। आज क्या है, सौरभ का मधुमास, वसंत ऋतु, शिशिर यानी शीत ऋतु में भर रही है सुनी सुनी सांसें। यानी आज तो सब उजाड़ जैसा लगता है, सूनापन लगता है। कहाँ गई वो सारी चीज़ें, अब तो सब कुछ खत्म जैसा लगता है। एक वक्त था जब ये सारी चीज़ें भारत में थी, जो ऊपर हमने अभी बताई। वही मधुर ऋतु की गुंजित डाल, यानी अब मधुर ऋतु यानी वसंत ऋतु, झुकी थी जो यौवन के भार, अकिंचनता में निज तत्काल सिहर उठती जीवन है भार। अब तो उसको जीवन भार जैसा लगता है। जो मधुर ऋतु यानी वसंत ऋतु, झुकी थी जो यौवन के भार, जो नायिका यौवन के भार से झुकी हुई थी, वो आज क्या लगती है, सिहर उठती जीवन है भार। उसको जीवन भार जैसा लग रहा है। जो यौवन को प्राप्त नायिका थी, उस नायिका को अब जीवन भार जैसा लगता है। अकिंचनता में निज तत्काल, उसको लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है। अकिंचनता यानी कुछ भी नहीं होना खुद के पास। झुकी थी जो यौवन के भार, जो यौवन के भार से झुकी हुई थी नायिका, उसको अब सब कुछ बेकार लगता है, खत्म लगता है। आज पावस नद के उद्गार, काल के बनते चिन्ह कराल, प्रात का सोने का संसार जला देती संध्या की ज्वाल। जो सुबह सोने जैसा संसार था, बहुत अच्छा, शाम तक आते आते सब कुछ खत्म हो जाता है, जल जाता है। अखिल यौवन के रंग उभार, हड्डियों के हिलते कंकाल, शरीर केवल हड्डियां रह गई है। जो यौवन को प्राप्त थे उनको जीवन भार लगता है। जो यौवन वसंत ऋतु के समान था, तुलना कर रहा है प्रकृति से यौवन की। झुकी थी जो यौवन के भार, नायिका जो यौवन को प्राप्त थी, अकिंचनता में निज तत्काल सी और उठती जीवन है भार, उसको जीवन भार जैसा लग रहा है। अंतिम पंक्तियों को कल फिर से पढ़ेंगे, आज क्लास लंबी हो गई है, इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं। और आप इसको यहाँ तक देखो, यहाँ से कल पढ़ेंगे हम। वही मधुर ऋतु की गुंजित डाल, जो वसंत ऋतु में जो डालें गुंजित हुई थी, झुकी थी जो यौवन के भार। अब ये देखो, डाल का यौवन थोड़े ही है, प्रकृति से तो यौवन की तुलना की है। तो जो मतलब प्रकृति में वसंत के ऋतु में जो डालियाँ खिली हुई थी, अब इसको दूसरा अर्थ लो, इसका भावार्थ लो इसका। यानी जो यौवन में जो नायिकाएं या जो नायक भी समझ लो खिले हुए थे, या जो पूर्ण यौवन को प्राप्त थे, अकिंचनता में निज तत्काल सिहर उठती जीवन है भार। परिवर्तन के कारण क्या हो रहा है कि उनको जीवन भार लगने लगा है। ऐसा परिवर्तन हो गया है विपरीत कि जो यौवन को प्राप्त थे उनको ये जीवन भार जैसा लगने लग गया है। ये अर्थ है इसका। यानी प्रकृति, ये छायावादी कविता है, तो छायावादी है तो प्रकृति से तुलना करेगा ही, प्रकृति आएगी ही आएगी। तो ये प्रकृति के द्वारा परिवर्तन को बताया है कि जीवन किस तरह से भार लगने लग गया है। इसको हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, कल आगे पढ़ेंगे। धन्यवाद।